फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले कुछ और हम बात समझें कि हर एटम या हर मटेरियल या तो एटम या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ। अल्टीमेटली तो एटम से ही बने हुए हैं सारे के सारे, चाहे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोई भी ना हो। और एटम क्या है? एटम एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इस एटम में आपने एक वर्ड, एक टर्म जरूर पढ़ी होगी जिसे आपने कहा था आयनाइजिंग, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है ये आयनाइजेशन एनर्जी? कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को आप एटम में से रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको उसे हटाना पड़ेगा वहां से, एनर्जी देकर के हटाना पड़ेगा। जितनी कम से कम एनर्जी दी जाए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब किसी भी एटम में से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है आपको, कि उसे एनर्जी दे दीजिए। इतनी एनर्जी दे दीजिए ताकि वो अपने न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को तोड़कर निकल सके वहां से। इस एनर्जी की फॉर्म कुछ भी हो सकती है जो एक्सेप्टेबल हो इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन को थप्पड़ मार रहे कहें कि चल यहां से निकल बाहर, इलेक्ट्रॉन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्टेबल अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है, जिसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट कर सके, जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक्सेप्ट कर सके, आप वो सुटेबल एनर्जी दे दी, निकल जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो एमिशन है वो थर्मियोनिक एमिशन है। थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन का मतलब आप किसी मेटल को, स्पेशली मेटल्स, मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। कोई बता सकता क्यों आसान है मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना? आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है मेटल्स की? आयनाइजेशन एनर्जी, भाई आपका पूरा लेफ्ट साइड जो है, 2/3 पीरियोडिक टेबल जो है, 2/3 से भी ज्यादा पीरियोडिक टेबल मेटल से भरी हुई है। इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फर्स्ट ए ग्रुप है आपका जो सोडियम वाला ग्रुप है, आयनाइजेशन उसकी एनर्जी बिल्कुल ही बहुत ही कम है। हल्का सा इशारा दो आप, निकल के बाहर इलेक्ट्रॉन। और उधर वो उधर आ जाओ आप, सेवेंथ ग्रुप क्लोरीन वाला, अरे बाप रे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में पसीने आ जाएंगे, इतनी तकड़ी आयनाइजेशन एनर्जी उनकी। हाँ, साइज, साइज, क्योंकि मेटल एटम्स का साइज बहुत बड़ा है। मेटल एटम साइज बड़े होते हैं, तो बड़े हैं इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में कम है वो, इसलिए उसे निकालना आसान है। तो स्पेशली जब आप किसी मेटल को हीट अप करना शुरू कर दें, तो जो आप हीट मेटल को दे रहे हैं वो सारी नहीं, उसका कुछ पार्ट, कोई कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर निकल जाता है। या बल्कि और थोड़ा सा इसे आप समझें कि मेटल में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अपने अपने न्यूक्लियस को तोड़ करके बाहर निकले हुए फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स वो चल फिर रहे हैं आराम के साथ में, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो मेटल से निकल करके बाहर आ जाए। ये मेटल की स्ट्रिप है, ये मेटल का पार्ट है ये। तो इसके अंदर फ्री है इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फ्री है, इस सरफेस से बाहर आने के लिए फ्री नहीं है। बिल्कुल ऐसा हिसाब समझिए जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर किसी को पिछले जन्म की बात याद हो, सरफेस टेंशन में, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं अंदर अंदर घूमने के लिए, लेकिन जब वो सरफेस पर आते हैं तो बाकी सारे और पड़ोस के मॉलिक्यूल मिलकर उसे फिर वापस नीचे खींच लेते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस पर आता है तो बाकी पीछे के उसके पॉजिटिव करने से उसे अंदर वापस खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री है, घूम, वो कहते हैं भाई अंदर अंदर घूम ले कहीं भी। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? बंद कर दो। किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है चलने फिरने के लिए, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर जा सके। जब आप मेटल हीट करते हैं कि उनमें हीट टेम्परेचर क्या था, याद करो आप, काइंड एनर्जी। हीट क्या है? हीट एक्चुअली क्या है? टेम्परेचर क्या है? 3/2 के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप हीट दे देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई
तो अब कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई वो अपने पीछे के पॉजिटिव कर्नल्स को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन आज भी इस फिनोमेनन का यूज किया जाता है कई जगह। हालांकि अब इसका यूज खत्म होता जा रहा है। सबसे इंटेंसिव यूज हुआ करता था इसका ये बड़ा सा जो मॉनिटर रखा है बॉक्स हवा टीवी वाला बड़े वाला बॉक्स। इस मॉनिटर में इस तरह के टीवी में आपने शायद फील करा हो कि ऑन करते ही पिक्चर नहीं आती। इट टेक्स फ्यू फ्यू सेकेंड। है किसी के घर में ऐसा बड़ा वाला टीवी आज इस टाइम भी? किसी के यहाँ नहीं होगा। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। हम्म। पहले अरे जो टीवी है आपके घर में आजकल सब ज्यादातर एलसीडी और एलईडी लगे हुए हैं। किसी के यहाँ वो बड़ा वाला टीवी भी है इतना बड़ा बॉक्स जो होता है इतना चौड़ा जैसे ये मेरा मॉनिटर रखा है पीछे। तो इसमें ये कहलाता था इसकी टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस मॉनिटर इज सीआरटी। सीआरटी टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब टेक्नोलॉजी कौन सी है? एलसीडी। डिफरेंट है दोनों बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। तो इस सीआरटी टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन्स बीम काम करती थी इलेक्ट्रॉन बीम चलती थी। उस इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने के लिए इसके अंदर एक फिलामेंट पहले हीटअप करते थे। उस हीटेड इलेक्ट्रॉन में से निकले इलेक्ट्रॉन फिर उनकी स्ट्रीम बनाई जाती थी। तो हीटअप करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है किसी चीज को हीटअप करने में एक सर्टेन टेम्परेचर आने में। उतना ही टाइम लगता था यहाँ पिक्चर को डेवलप होने में। लेकिन एलसीडी मॉनिटर्स पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें हीटिंग नहीं चाहिए बिल्कुल भी तुरंत पिक्चर डिस्प्ले आ जाता है।